तो हम क्या क्या कर सकते हैं? या लग्न कुंडली में नहीं है और चंद्र कुंडली में है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? या फिर कुछ लोगों का मानना होता है कि जो पराशर ज्योतिष है, जो पराशरी ज्योतिष है, जिसे हम कहते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र, इसके अंतर्गत स्पष्ट कहा जाता है कि भी आपको तीन कुंडलियों को देखना बहुत आवश्यक है। आप कोई भी पर्टिकुलर किसी भी चीज में प्रेडिक्शन कर रहे हो तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नववांश कुंडली। नववांश पे आज हमारी बातचीत नहीं होगी, कल हम उससे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जब नववांश को देख रहे हो या चंद्र कुंडली को देख रहे हो या लग्न कुंडली को देख रहे हो, हम लग्न कुंडली को बाईपास नहीं करेंगे। अर्थात लग्न कुंडली को सबसे पहले देखेंगे, उसमें योग है तो फिर आगे जाकर हम आगे जाकर फिर हम बढ़ेंगे, हाँ चंद्र कुंडली में है ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ चलो नववांश में है ठीक है। यदि नववांश में है और चंद्र में नहीं है, लग्न में नहीं है, यदि चंद्र और नववांश में है और लग्न में नहीं है, तो हम लग्न कुंडली को कभी भी बाईपास नहीं करेंगे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अरे यार वैदिक में तो ऐसा है कि भाई उसमें तो 50 डिवीजन चार्ट हैं, उसमें से किसी एक में योग बन गया तो हो गया। ऐसा नहीं है। लग्न कुंडली बाईपास हम कभी नहीं करेंगे। जो पिछली कक्षा में हमारी बातचीत आप लोगों से हो रही थी उसी के अनुसार एक कुंडली बनाइए, आप लोग एक पत्रिका बनाइए, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो पत्रिका होगी वो कर्क लग्न की होगी। कर्क लग्न की पत्रिका को बनाइए। कर्क लग्न है, लग्न में केतु विराजमान है। लग्न में केतु विराजमान है, सातवें भाव में राहु है। लग्न में केतु विराजमान है, सप्तम भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में गुरु है। बुध नाइन्थ हाउस में है, चंद्रमा और सूर्य दसम भाव में है, शनि शुक्र और मंगल 11th में। शनि शुक्र और मंगल 11th में। इस कुंडली में देखिए कितने धन योग या राजयोग बन रहे हैं। कौन सा ग्रह जो है वो इन योग को बना रहा है? राजयोग भी हम भी देख रहे हैं और धन योग भी देख रहे हैं। राजयोग कैसे देखते हैं? राजयोग वो होता है जो केंद्र का और त्रिकोण का संबंध यदि बन रहा हो उसे हम राजयोग कहते हैं। धन योग उसे हम कहते हैं जो 2, 5, 9 और 11 का संबंध तीन प्रकार से हो। परस्पर दृष्टि संबंध हो, या फिर राशि परिवर्तन हो, या फिर युति में हो। ये तीन चीजों में हम इसे लेकर चलेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा? पंचम भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। कहाँ बैठा है? एकादश में बैठा है, एक धन योग। दूसरा शुक्र का देखिए कहाँ के लॉर्ड है? शुक्र चौथे के लॉर्ड है, चतुर्थ भाव के लॉर्ड है शुक्र। कहाँ बैठे हैं? 11th में बैठे हैं, तो मंगल और शुक्र का एक राजयोग बन गया। और ठीक है, धनयोग भी स्थापित हो रहा है। कौन सा मिल रहा है हमें? पांचवें का लॉर्ड 11 बन गया। तो शुक्र और मंगल इस कुंडली के अंतर्गत क्या बना रहे हैं? धन योग और राजयोग बना रहे हैं। अब इसी कुंडली को हम परिवर्तित करते हैं चंद्र कुंडली में। चंद्र कुंडली बनाइए। चंद्र कुंडली बनाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है? चंद्रमा कहाँ बैठा है। एक बात और, जहां चंद्रमा बैठा होता है वो चंद्र कुंडली होती है, और चंद्रमा जहां बैठा है वहां जो राशि है वो आपकी राशि है। जैसे इस जातक का जो राशि है वो क्या हो जाएगा? मेष राशि हो जाएगा। मेष राशि का यह जातक हो जाएगा। तो चंद्र कुंडली बनाइए, अर्थात लग्न में चंद्रमा को स्थापित कर लीजिए। मेष लग्न की यह कुंडली बन जाएगी। अब मेष लग्न की कुंडली बन गई। प्रथम में चंद्रमा और सूर्य आ गए, फिर दूसरे में शनि, शुक्र और मंगल आ गए, चौथे में केतु आ गए, सप्तम में गुरु आ गए, दसम में राहु आ गए, और द्वादश में अर्थात 12th हाउस में बुध आ गए। अब इसमें देखिए कि क्या चंद्र कुंडली में भी स्थापित हो रहे हैं वही राजयोग और धनयोग? ढूंढिए। केंद्र का स्वामी शुक्र कहाँ गया है? दूसरे भाव में गया है।
केंद्र का स्वामी जो शुक्र है वो कहाँ गया है, दूसरे भाव में गया है। शनि 11th के लॉर्ड हैं, वो कहाँ गए हैं, दूसरे भाव में गए हैं। तो यहाँ शनि 2 और 11 का संबंध एक स्थापित हो रहा है शनि के द्वारा। दूसरा जो है वो शुक्र के साथ स्थापित हो रहा है, दूसरे का संबंध। तो इस कुंडली में भी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि हाँ धनयोग राजयोग उपलब्ध है। तो ये जो जातक हैं या जो जातिका हैं, इनके कुंडली में जब भी शनि की इनके कुंडली में जब भी शनि की, फिर मंगल की और शुक्र की दशा इस जातक के जीवन में आएगी, राधे राधे, तो इस जातक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। देखिए धन हमारे पास सदैव आते हैं, आजीविका चलाने के लिए भगवत कृपा से धन सभी के पास सदैव आते हैं, परंतु विशेष रूप में कब आएगा या फिर वो पिक्चर कब आएगा आपके जीवन में। जैसे आपके पास धन आ रहा है और वो धन जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक विशेष धन है, वो कब आएगा इस जातक के जीवन में, जब मंगल की दशा आएगी, जब शनि की दशा आएगी, और जब इस जातक के जीवन में शुक्र की दशा आएगी। विशेष शनि शनि की दशा में विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। और हमेशा याद रखिएगा अभी हम बात कर रहे हैं महादशा की, इसे अंतर दशा में लेकर मत जाइएगा, अभी इसे अंतर दशा में लेकर नहीं जाना है। अंतर दशा में कुछ और चीजें जो है वो अप्लाई होंगे, उसके अंतर्गत हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। एक और, जैसे इस कुंडली में लग्न कुंडली के अंतर्गत जो संबंध बन रहा है, जो संबंध बन रहा है पंचम का और चतुर्थ और पंचम का जो संबंध बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एकादश भाव में। एकादश भाव क्या है, सोशल सर्कल है। एकादश भाव क्या है, एनजीओ है। एकादश भाव क्या है, जी। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई कहाँ बन रहा है, एकादश भाव में। तो इसे जो धन की प्राप्ति होगी वो इसे उस भाव से जुड़ के प्राप्ति होगी, या सोशल एक्टिविटी करके एनजीओ के साथ जुड़कर इस काम को करेगा तो इसे धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव क्या है, बड़े भाई का भी भाव है। तो बड़े भाई के साथ जुड़कर यह काम करेगा तो इसे धन की प्राप्ति होगी। यही योग यदि इसके 12th हाउस में बन रहे हैं। 12th हाउस क्या है, विदेश है। अब विदेश है तो इस जातक को विदेश से संबंध स्थापित करना होगा, विदेश जाना होगा तो इसे धन की प्राप्ति होगी। अब वो जातक यदि कह रहा हो कि हम विदेश नहीं जाएंगे, मुझे धन, तो भी आप कैसे भी दिला दो तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट। जो 12वां भाव है वो हम पैसे को कहीं लगाते हैं उसका भी कारक है, क्योंकि व्यय है वो, तो उससे भी इसकी अर्निंग होगी, उससे भी इसका जो है वो वेल्थ जनरेट होगा, अच्छी स्थिति में वेल्थ जनरेट होगा। ठीक उसके साथ में और क्या होगा, या दान करेगा। दान भी, जैसे हम किसी को दे रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तो दान भी क्या है, 12वां भाव है, तो हम यहाँ दान भी करेंगे तो इस जातक के लिए दान के माध्यम से भी जनरेट होगा। किसी भी प्रकार से आपको उस भाव को यूज में लाना है जिस भाव में आपका यह संबंध बन रहा हो, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अभी इतने क्लास होने के उपरांत उच्च और नीच, उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह, नीच के योग और उच्च के योग, आज तक आपने जाना होगा या पढ़ा होगा कि जो उच्च के ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो नीच के ग्रह हैं वो बहुत बेकार हैं, परंतु ऐसा नहीं। आज जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई उच्च के जो ग्रह हैं वो आपके लिए कष्टदायक है, और जो नीच के ग्रह हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक बार पहले इसे हम लिख लेते हैं, लिख लीजिए उच्च में कौन है, नीच में कौन है, एक श्रृंखला बनाइए ग्रहों की, उच्च की और नीच की। देखिए ग्रह, उच्च और नीच, सूर्य।
ठीक है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे ऐसे लेके। ठीक है, धन्यवाद। उच्च और नीच। सूर्य। सूर्य कहाँ है? सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। वहीं चंद्रमा वृषभ में उच्च के हैं और वृश्चिक में नीच के हैं। चंद्रमा वृषभ उच्च और वृश्चिक में नीच के हैं। मंगल मकर में उच्च के हैं और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। मकर राशि में चंद्रमा उच्च के हैं, कर्क राशि में, माफ करना, मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति। बृहस्पति मंगल से ठीक उल्टा, कर्क में उच्च के हैं और मकर में वो नीच के हो जाएंगे। कर्क में वो उच्च के हैं, मकर में वो नीच हो जाएंगे। शनि। शनि तुला राशि में उच्च के हैं और मेष राशि में वो नीच के हो जाएंगे। शनि तुला राशि में उच्च के हैं और मेष राशि में वो नीच के हो जाएंगे। बुध कन्या में उच्च के हैं और मीन में वो नीच के हो जाएंगे। बुध कन्या में उच्च के हैं और मीन में वो नीच के हो जाएंगे। शुक्र मीन में उच्च के हैं और कन्या में वो नीच के हो जाएंगे। शुक्र मीन में उच्च के हैं, कन्या में नीच के हो जाएंगे। अब वो दो प्लैनेट हम लोगों के बच गए हैं, वो राहु और केतु है। राहु और केतु। राहु केतु के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। किसी की कुछ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कोई कुछ कहता है, परंतु जो मेरे गुरुदेव के द्वारा बताया गया और जो एक छोटी सी एक्सपीरियंस से, छोटा सा जो हमारा अनुभव है उससे हमें जो मिला, वो यही कहता है। वो यही कहता है, राहु वृषभ और मिथुन में, राहु वृषभ और मिथुन में नीच के हो जाते हैं। माफ करना, राहु ऋषभ और मिथुन में उच्च के हो जाते हैं। राहु वृषभ और मिथुन में उच्च के हो जाते हैं। वही केतु वृश्चिक और धनु में उच्च के हो जाते हैं। केतु वृश्चिक और धनु में उच्च के हो जाते हैं। ठीक है। अब कुछ स्वर्णिम, जैसे स्वर्णिम हम कहें, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे ज्योतिष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो क्या है? ये तो अभी तक हम लोग समझ लिए भाई, उच्च के क्या है, नीच के क्या है। अब इससे थोड़ा विपरीत चलते हैं। विपरीत क्या है? जैसा पराशर जी ने बताया है मैत्री ऋषि को, मैत्री ऋषि और पराशर जी में वार्तालाप कर रही है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो मैत्री ऋषि का प्रश्न है और पराशर जी उत्तर देते हैं। वो यह कहते हैं, तीन भाव ऐसे हैं, तीन भाव ऐसे हैं जिसमें यदि कोई नीच के ग्रह आ जाए तो वह बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। कहा तो वो बहुत बेहतर राइज देता है, बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। वह अपनी दशा के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट वो ऑफर कर रहे होते हैं। वो क्या है? तीसरा भाव, छठा भाव और आठवां भाव। तीसरा भाव, छठा भाव और आठवां भाव, इसमें ही ऐसा क्यों? चलेंगे। एक और स्वर्णिम जो शब्द हैं वो यह है, तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी। तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी यदि नीच का हो जाए, यदि वो नीच के हो जाते हैं तो यह बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। तो आप कहोगे भाई, तीन तीन ग्रह आप नीच किए जा रहे हो और कह रहे हैं बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। कहा जाए तो इतना बेहतर रिजल्ट देता है, कुछ अनुभवों में देखा गया है, यह माता लक्ष्मी के द्वार को यह खोल देता है।
उससे विपरीत कर दीजिए। केतु जो है वो वृषभ और मिथुन में जाकर नीच के हो जाएंगे, और राहु जो है वो वृश्चिक और धनु में जाकर नीच के हो जाएंगे। इसे सदैव याद रखिएगा। जैसे कोई भी ग्रह यदि उच्च हो रहा है, जैसे सूर्य जो है वो कहाँ उच्च के होते हैं, मेष में उच्च के होते हैं, तो उसमें 1+6 कर दीजिए, तो सातवीं राशि में, या फिर उस राशि से 7 गिन लीजिए, तो उससे जो सातवीं राशि जाएगी उसमें वो ग्रह नीच का हो जाएगा। एक थंब रूल है, इसे अप्लाई कर लीजिए, वो सामने आ जाएगा आपके। ठीक है। तीसरे भाव का, छठे भाव का और आठवें भाव का जो स्वामी है वो नीच रहता है, परंतु वो बेहतर जल देता है। कहा जाता है तो यह लक्ष्मी के द्वार को खोल देता है, जिसकी हमें आकांक्षा होती है कि भाई लक्ष्मी आए, उसके द्वार खोल देता है। तीसरे का, छठे का और आठवें का जो लॉर्ड है वह। कैसे? एक कुंडली बनाइए, वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए। एक एग्जांपल लेते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए। शनि को छठे भाव में लिख दीजिए, छठे भाव में शनि को लिख दीजिए। एक कुंडली बी बनाइए, कुंडली ए बन गई, कुंडली बी बनाइए। उसमें वो जो कुंडली रहेगी वो 11वीं राशि की होगी, कुंभ राशि की है, कुंभ लग्न होगा। और इसमें मंगल को छठे भाव में लिख दीजिए। अब दोनों कुंडली पे गौर कीजिए, दोनों कुंडलियां कह क्या रही हैं आपसे। यदि आप अच्छे आप ज्योतिषी हो, या फिर हम कहें तो भगवत कृपा आपके ऊपर है, तो ग्रह जो है वो आपसे बात कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऐसे मैं कर रहा हूँ। शनि कौन सी राशि में है? तुला में है। तुला क्या है? उच्च का है, उच्च के बैठे हैं। भाई कुंडली दूसरे में देखेंगे तो मंगल कहाँ गए? अपने से नीचे में गए हैं। अब इस व्यक्ति को, जिसकी यह कुंडली है, इस व्यक्ति को छठा भाव क्या है? रोग है, ऋण है, शत्रु है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है। ठीक है। अब इन सबको ये बढ़ा देगा, बड़ी मात्रा में देगा। क्रोध देगा तो भाई किसी का मर्डर कर दो। शत्रु देगा ऐसा तो ऐसा भारी भरकम शत्रु देगा कि उससे उसे लड़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी। शनि जो है वो सातवें में बैठा है, उसकी बात। उच्च बैठा है तो जहां बैठा है, जिस घर में बैठा है, वो बड़े बड़े लाके आपको देगा। जैसे बलि है ना, स्थान बलि से इसे प्राप्त हो गया है, बलि हो गया है, तो बलि हो गया तो ये उतनी ही बेहतर आपको रिजल्ट वो देगा। लेकिन ठीक वही कंपटीशन में यदि आता है, तो कंपटीशन के लिए बहुत बेहतर है। बड़े से बड़े कंपटीशन को एक क्वालिफाई करा देगा, शनि जो छठे में बैठा है वो। परंतु ज्यादा क्या देगा? कष्ट देगा। कैसे देगा? कोर्ट केस कौन सा है? छठा भाव है। कोर्ट केस क्या है? छठा भाव है। अब कोर्ट केस भी देगा तो बड़े बड़े देगा। भाई जाओ, आपके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने ही केस कर दिया है। रोग देगा तो बड़े बड़े देगा। जैसे जिसका छठे में शनि बैठा है नी उच्च का होकर, उसे रोग क्या देगा? कैंसर देगा, किडनी में समस्या दे देगा। और यदि जो कुंडली बी हमने ली है, उसे रोग होंगे तो क्या होंगे? सर्दी जुकाम होंगे, क्योंकि मंगल नीच का है, निर्बल हो गया। मंगल वहां जाते के साथ निर्बल हो गया, उसके पास बल है ही नहीं। जब उसके पास बल ही नहीं है तो आपको दे क्या सकता है? फिर आपको वो कुछ नहीं दे पाएगा। कुंडली ए में शनि उच्च के हैं तो वो उच्च कष्ट आपको देंगे, बड़े बड़े कष्ट आपको लाकर देंगे आपके जीवन। और कुंडली बी में मंगल नीच के हैं तो आपको कष्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। सदैव याद, एक शब्द जो है वो उसे याद रखिएगा अपने जीवन के अंतर्गत, क्योंकि आगे जाकर जैसी आप लोगों की लर्निंग है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो,
आप लोग प्रोफेशनली ज्योतिष को करेंगे, ठीक है। जो बुरे योग हमारे कुंडली में होते हैं उसे हम खुद एक्टिव करते हैं। जो बुरे योग हमारे कुंडली में होते हैं उसे हम खुद एक्टिव करते हैं, और जो अच्छे योग होते हैं उसे भी हम खुद एक्टिव करते हैं। आप एक्टिव क्या खुद कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हो। जैसे आप मंदिर गए, जिनके भी प्रश्न हैं उन सभी को लेंगे क्लास के अंत में, ठीक है। जैसे आप मंदिर गए, अब मंदिर में जाकर आपने किसी के साथ झगड़ा कर लिया, ठीक, बहुत झगड़े हो गए आपके, तो आपने वहां कौन से योग को फॉर्म किया है? मंगल और गुरु को फॉर्म कर लिया। मंगल एंगल है और गुरु आपने भगवान के स्थान पर जाकर पंडित जी से ही झगड़ा कर लिया है। और ठीक, आप मंदिर गए, मंदिर जाके अच्छे से भगवत कृपा आपको प्राप्त हुई, अच्छे से भगवान का दर्शन वगैरह किया, कुछ देर बैठे शांत मन से वहां, तो आपने चंद्रमा और गुरु को एक्टिव कर लिया है। आज थंब रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि चंद्रमा और गुरु का जो संबंध होता है, जो युति होती है, वो एक बहुत बड़े वेल्थ जनरेट करने का कारण बनता है हमारे कुंडली में। चंद्रमा और गुरु का योग जो है वो धन देने वाला योग होता है। तो चंद्रमा गुरु को एक्टिव करके आपने धन ले लिया, और वही मंगल और गुरु को एक्टिव करके आपने क्या किया, लिवर में इन्फेक्शन कर लिया, क्योंकि मंगल क्या है, नेचुरली मैलेफिक है, और गुरु क्या है, वो अच्छा है लेकिन लिवर का वो कारक है। तो आपने खुद फॉर्म किया है, आपकी कुंडली में वो नहीं था लेकिन आपने खुद कर लिया। और फिर आप दोष दोगे कि भाई ऐसा था कि मेरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उसे फॉर्म आपने खुद किया है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसे पांचवा पांचवा जो भाव है, पंचम भाव में कोई उच्च का ग्रह आ जाए या कोई नीच का आ जाए तो क्या होगा? पंचम भाव में कोई ग्रह उच्च का आ जाए या नीच का आ जाए तो क्या होगा? पंचम भाव में कोई उच्च का ग्रह आ जाएगा, उच्च का ग्रह था राजा, उसे कहोगे अरे यार थोड़ा ये पढ़ लेता, वो कहे मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जिसका नीच का पंचम भाव में ग्रह गया है, उसे कहोगे थोड़ा इसे पढ़ ले, हम लाइए पढ़ेंगे हम उसे। जैसे उसे क्या चाहिए, जो नीच का है वो तो कहेगा भाई हाँ चलो ठीक है मैं कर लूंगा। किसी का उच्च का अगर दसम भाव में चला गया तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे पद पे जाएगा, उच्च का ग्रह है, ठीक है। यदि नीच का कोई ग्रह दसम भाव में गया है और उसे कहा जाएगा तुम इस काम को करो, तो वो ना नहीं कहेगा, हाँ चलो ठीक है मैं करूंगा, तो तैयार हो जाएगा, ना नहीं कहेगा। तो उसे क्या, उसे लर्निंग हो रही है, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है अपने जीवन में। लेकिन जिसका उच्च का है वो राजा है। आप समझ सकते हैं, जो उच्च के ग्रह हैं वो एक ईगो है कि भाई मेरे पास है, ईगो है हमारे पास कि भाई ऐसा है वैसा है, ईगो उसके पास आ गया। लेकिन जो नीच का है वो तो भाई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में चला गया, वो अपने को इम्प्रूव करते जाएगा, बेहतर बनाते जाएगा अपने आप को वो, क्योंकि वो नीच का है, उसे बेहतर बनने की होड़ लगी रहेगी, और कुछ कर लूं और कुछ कर लूं और कुछ कर लूं। एक कुंडली बनाइए कर्क लग्न की, मिथुन लग्न की एक कुंडली बनाइए। राहु 12th भाव में, राहु 12th, शनि प्लस केतु छठे भाव में, छठे भाव में शनि प्लस केतु, बुध सप्तम में, गुरु प्लस चंद्रमा दसम भाव में, मंगल और शुक्र नवम भाव में, माफ कीजिएगा गुरु चंद्रमा जो है वो अष्टम में है, क्षमा कीजिएगा, गुरु चंद्रमा अष्टम में है, मंगल और शुक्र जो है वो 9th हाउस में है।
एक बच गए आपके सूर्य, सूर्य को अष्टम में लिख लीजिए। सूर्य बच गए, सूर्य को अष्टम में लिख लीजिए। अब इस कुंडली में देखिए गुरु कहाँ गए हैं, अपने से उच्च में गए या नीच में गए? नीच में गए हैं। जब इस व्यक्ति की कुंडली में दशा चली गुरु की, तो इस व्यक्ति ने जो इसकी सैलरी थी उससे 3 गुना ज्यादा पैसा इसने कमाया है अपने जीवन में, जब गुरु की दशा इसके जीवन में आई तो। अब थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं कि भाई 3 में, 6 में और 8 में यदि कोई भी ग्रह जा रहा है नीच का होकर, तो वो ठीक कैसे है? छठा भाव रोग ऋण शत्रु है, छठा भाव जो है आपका कोर्ट केस है, रोग है, लोभ है। यदि ये सब चीजें आपके पास नहीं रहेंगी, अर्थात ये सब चीजें नीचे आएगा तो निर्बल कर देगा उस घर को, तो ये चीजें आपके पास नहीं आएंगी। तो जो पैसे आपके व्यर्थ खर्च हो रहे हैं वो तो आपको वृद्धि बनाते जाएंगे, पैसे वो स्टोर होते जाएंगे। फिर दूसरा, आठवां भाव कष्ट है, परेशानी है। और सबसे बड़ी बात, आठवां भाव जो है वो अचानक पैसे को ले लेता है। अचानक पैसा कहीं आपका चला जाए तो समझ लीजिए आठवां भाव आपका एक्टिव है। क्योंकि अचानक एकाएक कोई भी चीजें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं तो आठवां भाव है वहां मौजूद। तो अचानक पैसा आना या पैसा जाना वो आठवां भाव है। लेकिन आप लोगों को ही पता है कि अचानक पैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन अचानक पैसे बहुत बार जाते हैं। तो अचानक पैसे आपके जाएंगे। कष्ट है, आठवां भाव कष्ट है, परेशानियां हैं। पैसे खर्च कहाँ होते हैं? इन सब में ही खर्च होते हैं। उसके बाद तीसरा भाव क्यों है? तो पहले तो वो 8वें से 8वां है, 8वें से वो 8वां है। दूसरा क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट का भी है। इन सब कारणों कारण पैसे आपके खर्च होते हैं। यदि ये सब नीच के रहेंगे, ये 3 भाव नीच के रहेंगे, तो इन सब से संबंधित ना आपके जीवन में कष्ट आएगा, ना आप पैसे को खर्च करोगे। पैसा आपका स्टोर होगा तो चीजें आपकी बेहतर होगी। सिंह लग्न की ये कुंडली बनाइए, सिंह लग्न की ये कुंडली बनाइए। उसमें मंगल या गुरु, आपके पास अभी एक चॉइस कर रहे हैं कि मंगल या गुरु, दोनों में से किसी एक को यहाँ बिठा दीजिए। छठे भाव, मंगल को या गुरु, दोनों में से कोई भी, या आप दोनों को रख सकते हैं। तो अब देखिए क्या चीजें होती हैं। मंगल यहाँ उच्च के हो गए। अब कोई आपको अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहा है आपके पास आकर, जैसे मंगल छठे में गया तो शत्रु, शत्रु आपको उच्च का है, वो आपको अभद्र आपसे बातचीत कर रहा है। मंगल वहां बैठा है। मंगल जो है वो अपने क्रोध से, अर्थात वो अपने शरीर से काम लेगा। वहां पे सेनापति है, वो समझाने के वेशभूषे में नहीं आएगा। वो कहेगा इसको मार ही दो, उसके हाथ में जो आएगा उसको वो मारेगा उसे। तुमने मुझे अभद्र क्यों कहा? वो अपने बल से कंट्रोल करेगा। जब बल से कंट्रोल करेगा तो क्या होगा? इसका भी जो बल है उसकी भी हानि होगी। उसके साथ क्या होगा? जब ज्यादा चोट लग जाएगा तो भैया कोर्ट केस भी हो जाएगा। फिर आगे आप कोर्ट लड़ते रहो। ज्यादा चोट लग गई आपको तो आप हॉस्पिटल में पैसे खर्च करोगे। मंगल उच्च का है, यही गुरु नीच का बैठ जाए तो क्या होगा? जब व्यक्ति गाली देगा तो एक शांति से हंसेगा, उसके पास जाकर हंसेगा, मुस्कुराएगा, ऐसा करेगा कि भाई तुम खुद। अब मान लीजिए कोई किसी को गाली दे रहा हो और वहां पे आप बैठ कर मुस्कुराने लगे तो उससे तो और समस्या हो जाएगी ना, कि भाई मैं इसे गाली दे रहा हूँ या वो मुस्कुरा रहा है देखकर मुझे। तो वो अपने गुस्से में ही उसका अंत हो जाएगा वहां। तो यहाँ मंगल अच्छा है या गुरु अच्छा है, वो आप स्वयं देख सकते हैं। गुरु क्या है? ज्ञान है। गुरु अपने ज्ञान से अपने शत्रु को क्या कर रहा है? हैंडल कर रहा है। परंतु मंगल जो है वो अपनी ताकत से हैंडल कर रहा है।
और ज्ञान कभी भी ताकत से, हिम्मत से, इन सबसे बड़ा जो है वो ज्ञान सदैव रहता है, इनसे कभी नीचे नहीं आ सकता है वो। तो इसलिए किसी भी कुंडली के अंतर्गत इसे स्पष्ट रूप में कहा गया है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र छठे भाव में है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो छठे भाव में है। छठे भाव में मेष लग्न की कुंडली में शुक्र क्या हो जाएंगे? उच्च के होंगे या नीच के होंगे? नीच के हो जाएंगे। तो शुक्र पहले तो भाई सौम्य है, सौम्यता से सब कुछ हैंडल करेंगे। शुक्र पैसा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्या, छठा भाव मत्सर्या अर्थात जलन का भाव है। तो वहां जो बैठा रहेगा, उस आपका जो अपोजिट है वो उससे उसको समस्या होगी। जैसे यहाँ शुक्र बैठा है, तो भाई जो आपके शत्रु हैं उसने कहा यार इसके पास पैसा कहाँ से आ गया, आपके पैसे से चलेगा। आप वेल मेंटेन हो उससे चलेगा। इन सबसे भी यहाँ समस्या क्रिएट होती है। परंतु वहां शुक्र है तो भाई चलो, मुस्कुरा रहा है, अच्छे से जी रहा है, कोई उसे समस्या नहीं है। वो नीच का है, शत्रु को निर्बल कर रहा है। आप निर्बल नहीं हो रहे हो, शत्रु वहां निर्बल हो रहा है। दूसरा हमने अभी क्या पढ़ा? तीसरे और छठे और आठवें का स्वामी यदि निर्बल हो जाए, अभी तो हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा ग्रह जो वहां जाके बैठ जाए, तो यहाँ भी यही यही चीजें घटित होगी। तीसरे का स्वामी यदि, तीसरे का जो स्वामी है वो यदि नीच का हो जाए, तो यहाँ भी वही चीजें घटित होगी। छठे का स्वामी भी नीच का हो जाए तो भी वहां यही चीजें घटित होगी। आठवें का स्वामी भी नीच का होगा तो यहाँ भी वही चीजें घटित होंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कोई भी योग, किसी भी योग को आप पढ़ रहे हो या उसे आप समझ रहे हो, तो सबसे पहले उसमें समझने वाली बात क्या है? किसी भी योग को, राजयोग हो, धन योग हो, या फिर जो नीच योग की हम बात कर रहे हैं, जो नीच योग पैसा देता है उस वो योग हो, यदि आप इसका अध्ययन कर रहे हो, करते हैं, तो उस समय हमें यह देखने की आवश्यकता होती है लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है कुंडली में। लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है कुंडली में, इसे लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं। लिखिए, किसी भी योग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, राजयोग, धन योग या नीच योग, अभी इन तीन योग तक ही पहुंचे हैं, का अध्ययन करते हैं, तो उस समय हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए। लग्न और लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए कि भाई लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है। यदि लग्नेश जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, कैसे आप लोगों को पता है कि लग्नेश कैसे अच्छी स्थिति में नहीं आएगा? लग्नेश से त्रिषणायक के साथ चला गया है, या लग्न में जाकर त्रिषणाय बैठ गए हैं और इलेक्शन में बैठे हैं, अकेले लग्नेश त्रिषणाय हो गया उससे समस्या नहीं है। यदि वो त्रिछटाय हो गया, राहु केतु शनि मंगल किसी के साथ जाके बैठ गया और उस मंगल के साथ बैठा है जो मंगल खुद त्रिछटाय का स्वामी है, तो यहाँ लग्नेश क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा। यदि लग्न में जाकर मंगल बैठ गए और मंगल त्रिछटाय हैं और शनि भी 11वें का लॉर्ड लॉर्ड होकर जाके वहां बैठ गया है, तो मंगल त्रिछटाय थे तो चलो ठीक है, चल रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पे त्रिछटाय त्रिछटाय एक और ग्रह आ गए तो मंगल वहां इलेक्शन में आ गया। अब दो दो ग्रह दोनों एक दूसरे को मारेंगे, मंगल शनि को मारेगा, शनि मंगल को मारेगा। और ये जो मारधाड़ होगी वो कहाँ होगी? वो आपके लग्न में होगी। आपके रूम में कोई व्यक्ति बैठ के झगड़े कर रहा है, तो झगड़े करते करते आपके रूम का जो है वो आ जाए तो नक्शा ही अलग कर देगा। वो कुर्सियों को तोड़ देगा, चीजों को फेंक देगा, एक दूसरे को मारेगा वो। तो उससे हानि किसकी होगी? लग्न की होगी, आपके घर की होगी। इसलिए लग्नेश का बहुत आवश्यक होता है
कि वो बेहतर स्थिति में रहे। ठीक है। दूसरा, नवमांस। नवमांस, नवमांस में देखना आवश्यक है। नवमांस कुंडली, नवमांस कुंडली में योग बनाने वाले ग्रहों की स्थिति को देखना। नवमांस कुंडली में योग बना रहे ग्रहों की स्थिति को देखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? नववांश, नववांश किसे कहते हैं? D9 चार्ट को कहते हैं हम लोग। अब D9 चार्ट जो है, D9 चार्ट जो है वो कैसा है, किस भाव से होता है D9 चार्ट? हम लोगों के जन्म कुंडली, लग्न कुंडली का यदि हम भाग्य देखते हैं अपना, तो कहाँ से देखते हैं? 9वें भाव से देखते हैं। तो D9 चार्ट जो है, जो नववांश कुंडली हम लोग कह रहे हैं उसे, वो हमारे लग्न कुंडली का भाग्य स्थान है, समझ लीजिए। तो हमारे भाग्य को कौन बताता है? हमारे कुंडली का नौवा भाव, लग्न कुंडली का नौवा भाव। और लग्न कुंडली के भाग्य को कौन बताता है? अर्थात आपका जो लग्न कुंडली है वो कितना भाग्यशाली है, आपके लग्न कुंडली के ग्रह कितने भाग्यशाली हैं, वो कौन बताएगा? आपका नववांश बताएगा। यह नववांश की महानता है, उसकी महत्ता है यह। नववांश कुंडली एक राशि का नौवा भाव होता है। नववांश कुंडली एक राशि का नौवा भाग होता है। इसलिए नववांश कुंडली में हमें नववांश कुंडली हमें यह बता सकती है हमारी लग्न कुंडली कितनी भाग्यशाली है। हमारी लग्न कुंडली या लग्न कुंडली के ग्रह कितने भाग्यशाली हैं, वो कौन बताएगा? वो नववांश कुंडली बताएगा। अर्थात यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में खराब है और नववांश कुंडली में अच्छा है, मैं दोहराते रहा हूं, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में खराब है और नववांश कुंडली में अच्छा है, तो इसका मतलब यह है वह खराब शुरुआत करेगा और शानदार अंत होगा। जो ग्रह, कोई भी ग्रह है जो किसी योग को बना रहा है, परंतु आपके जन्म कुंडली में उसकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, खराब है, परंतु नववांश कुंडली में उसकी बहुत अच्छी स्थिति है, तो क्या करेगा? वो उस ग्रह का जो जर्नी है, उस ग्रह की जो यात्रा है, वो शुरुआत बहुत बेकार होगी, क्योंकि लग्न कुंडली में वो उसकी पिटाई हो रही है। लेकिन वो जैसे ही कुछ समय व्यतीत होगा और नववांश कुंडली में वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो उस ग्रह का जो अंत है ना, वो बहुत ही शानदार है। जैसे आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है लग्न कुंडली में, लेकिन नववांश कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई पैसे की समस्या, वेल्थ की समस्या आपके जीवन में थोड़ी रहेगी शुरुआती में, परंतु जो उस ग्रह का अंत है, अर्थात जो आपके जीवन का जो पीछे का पड़ाव है, 30-40 साल के एज के पीछे का जो पड़ाव है आगे का, वो बहुत शानदार होगा, क्योंकि नववांश में उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। तो फिर यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा हो, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा हो और नववांश कुंडली में उसकी स्थिति खराब है,
तो ऐसा ग्रह तो वह ऐसा ग्रह है जो शुरुआत तो अच्छी देता है लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। जैसे आपने कोई बिजनेस बनाया, उस बिजनेस को आपने शुरू किया कि चलो भाई करते हैं। जैसे ही आपने बिजनेस को शुरू किया, इतना बेहतर चला रहा है, क्या बात है, बिजनेस तो मुझे करना ही चाहिए था। और जब आपका जो उस बुद्ध की, जैसे बुद्ध की दशा में बुद्ध आपके लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है और नवपांश में नहीं है, आपने बिजनेस कर लिया, बुद्ध की दशा आई, बुद्ध की दशा में आपका बहुत बेहतर चला। जैसे बुद्ध की दशा जो है उसमें आपका 4 साल बहुत बेहतर चला, उसके बाद की जो बुद्ध की दशा है वो बेकार चली गई आपकी। तो ये क्या है, हम महादशा की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, जन्म कुंडली अच्छी है लेकिन नववांश में ये मार खा गया। तो इसीलिए किसी भी योग को आप देख रहे हैं, पर्टिकुलर किसी भी, संतान हो, विवाह हो, शिक्षा हो, कुछ भी आप देख रहे हो, तो आपको नववांश को देखना निश्चित आवश्यक है। बिना नववांश को आप, ना आप जन्म कुंडली को, लग्न कुंडली को बाईपास कर सकते हैं, ना आप नववांश को बाईपास कर सकते हैं। जन्म कुंडली होते आपको नववांश जाना है। नववांश अर्थात होता है उस कुंडली का 9वां अंक। इसे सूक्ष्मता से किसी भी चीज को देखने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ये आपका माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं है। तो वैसे ही अपनी कुंडली को देखने के लिए हमें नववांश की आवश्यकता पड़ती है। बिना नववांश के आप लग्न कुंडली को देख रहे हैं तो व्यर्थ है। दोनों को साथ देखिए तो चीजें बेहतर होगी। क्योंकि आपने तो शुरुआती देख लिया कि हाँ लग्न कुंडली में सब ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके आपके लग्न कुंडली में क्या भाग्य है, आपके लग्न कुंडली का क्या भाग्य है, वो नववांश बताएगा। आपके लग्न कुंडली का क्या भाग्य है वो नववांश बताएगा। D9, 9 भाव से हम अपने भाग्य को देखते हैं और अपने लग्न कुंडली के भाग्य को हम देखने के लिए D9 का उपयोग करते हैं। नववांश कुंडली जन्म कुंडली की आत्मा है। नववांश कुंडली जन्म कुंडली की आत्मा है। इन सभी शब्दों को लिख लीजिएगा। इसलिए हर बार जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय इसलिए हर बार जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय नववांश कुंडली का अध्ययन आवश्यक होता है। इसलिए हर बार जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय नववांश कुंडली का अध्ययन आवश्यक होता है। नववांश कुंडली, नववांश पे जो हमारी चर्चा होगी वो कल होगी, कैसे नववांश को मैन्युअली बनाते हैं। सबसे पहले उससे हम सीखेंगे कि भाई नववांश कुंडली को हम खुद कैसे बनाएंगे। वो नववांश कुंडली तो भाई आपको बता देगा कि भाई चलो सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, लेकिन खुद आप कैसे बनाते हैं और खुद आप बिना नववांश कुंडली को देखे लग्न कुंडली से ही आप कैसे वो नववांश कुंडली के अनुसार प्रेडिक्शन करेंगे, इन सब पे बातचीत हमारी कल होगी। एक शब्द और लिख लीजिए उसे, जो ग्रह आपकी कुंडली, आपकी जन्म कुंडली व नववांश कुंडली, इन दोनों इन दोनों कुंडली में नीच का हो, वह आपकी कुंडली का सर्वोत्तम ग्रह है। अब नीच का वो कैसे होगा, जैसे मैंने एक शब्द तो आपको बोल दिया नीच का, लेकिन वो नीच का कैसे होगा, अर्थात आपके लग्न जन्म कुंडली में भी उसकी जो प्लेसमेंट होगी वो उसी राशि में होगी, और लग्न कुंडली नववांश कुंडली में भी उसकी जो प्लेसमेंट होगी वो भी उसी राशि में होगी। जैसे शनि मेष में नीच के हैं, बनाइए दो कुंडली बना लीजिए, दो कुंडली बना लीजिए, कुंडली ए और कुंडली बी।
करके कुंडली बना लीजिए। एक के ऊपर लिखेंगे मेष लग्न की ही कुंडली बनाइए। दोनों कुंडली मेष लग्न की ही बनाइए। एक जन्म कुंडली लिख लीजिए, लग्न कुंडली, और दूसरे में नवभाष कुंडली लिख लीजिए। अब जन्म कुंडली में भी वो जो ग्रह है वो उसी घर में है, अर्थात उसी राशि में है। ये जो नवभाष कुंडली बनाइएगा, मेष नवांश कुंडली आप बनाइए 8वीं की। वृश्चिक लग्न की नवभाष कुंडली बनाइए, और लग्न कुंडली जो आपकी बनेगी वो मेष लग्न की बनेगी। अब मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में ही शनि को लिख दीजिए, और जो नवभाष कुंडली बनी है उसमें आप मेष राशि में जाकर शनि को प्लेस कर दीजिए। क्योंकि नवांश इसलिए क्योंकि नवांश और लग्न कुंडली दोनों एक नहीं हो सकती है, दोनों में लग्न का डिफरेंस अवश्य होगा, लग्न का डिफरेंस अवश्य होगा। तो ये दो कुंडली बन गई। जो कुंडली जन्म कुंडली है, इसमें हमने क्या देखा कि भाई शनि जो है वो अपने ही राशि मेष में बैठा है, जो नीच का होके बैठ गया है। और नववांश में भी हमने क्या देखा, मेष में बैठा है, वो नीच का होके बैठ गया है। इसे पराशर जी ने इसे नाम दिया है वर्गोत्तम। वर्गों में जो उत्तम है उसे हम वर्गोत्तम कहते हैं। जैसे नववांश में जाके उत्तम हो गया, आपके लग्न कुंडली में भी वो कहाँ बैठा है, उसी राशि में बैठा है। तो एक ही राशि में बैठने के कारण इसे हम वर्गोत्तम कहते हैं। इसका तात्पर्य लिख लीजिए, अर्थात वर्गोत्तम, उसके बाद अर्थात। इसका तात्पर्य यह है जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में वह नवांश कुंडली दोनों में वह एक ही राशि में है, वह वर्गोत्तम होता है, वह वर्गोत्तम होता है। और यदि एक ही भाव में चला गया, एक ही भाव में चला गया, जैसे सिंह लग्न की कुंडली है, जैसे सिंह लग्न की कुंडली है, मंगल जो है वो चौथी राशि में चले गए हैं, और चौथी राशि में वो सातवें भाव में, चौथी राशि में वो 12वें भाव में जाके बैठ गए हैं। और ठीक आपने दूसरी जो कुंडली बनाई नववांश, उसमें भी वो 12वें भाव में ही जाके बैठे हैं। अभी हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। मंगल सिर्फ 12वें भाव में जाके बैठे हैं, वहां राशि कोई और भी हो। मेष लग्न की कुंडली है, मंगल 12वें में बैठे हैं जन्म कुंडली में भी, और नववांश में भी जाके वो 12वें में ही बैठ गए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे भावोत्तम, भावों में जो उत्तम स्थिति में है उसे भावोत्तम कहते हैं। तो ये जो दो प्लेसमेंट है ग्रहों की, वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो आज हमने पढ़ा नीच के जो ग्रह हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं उच्च की अपेक्षा। कहाँ? 3 में, 6 में और 8 में। यदि उच्च के ग्रह 9वें में चले गए तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा धन दे देंगे। क्यों? जैसे पिछली कक्षा में आप लोगों को याद होगा, पिछली कक्षा जो प्रारंभिक कक्षा हम लोगों की थी उसमें हमने षडबल पढ़ा। षडबल क्या होता है? दिग्बल, स्थान बल, अंश बल, काल बल, चेष्टा बल, ये सब जो है वो षडबल में होते हैं। तो
इस सबडवल के अंतर्गत ही उच्च और नीच को भी हम लोग लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई उच्च के ग्रह हैं तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ कुंडली में देख रहे हैं कि नीच के ग्रह उससे बेहतर रिजल्ट में ऑफर कर रहा है, जो उससे बेहतर रिजल्ट में दे रहा है। ठीक है। आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए। आप लोगों की माइक ऑन है, आप लोग ऑन कर लीजिए। पत्थर सारा चेंज करना पड़ेगा ना। 30,000 रुपये लग जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। बैटरी शायद जा पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। आवाज किनके पास से आ रही है? जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका सर प्रवीण लता जी? सर आपने बोला था ना कुंडली देखेंगे धन योग बताएंगे राजयोग, वो जो दिया भेजा था। बता भी ये नहीं इनके रहे। इनके कुंडली ले लीजिए। आप लोग बताइए, आपका लग्न क्या है? कुंडली आपने बनाई है अपनी कभी? लगन 5 लगन। बनाइए, इनकी कुंडली बनाइए सभी लोग। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इनके कुंडली पे बात करेंगे। ठीक है। उससे हमारी लर्निंग भी हो जाएगी, और जो पढ़ रहे हैं उनका भी पता चल जाएगा कि हाँ वो ठीक दिशा में चल रहे हैं। तीन लग्न की कुंडली है। सर 5 लगन की तीन लग्न की लीलो। कुंडली है, और बताइए। और दूसरे हाउस में राहु। राहु। 5वें में जुपिटर। पांचवें में 8वें में जुपिटर। सैटर्न केतु। सैटर्न केतु। 9th में मार्स और मरकरी। मार्स और मरकरी। ठीक है। 10वें में सन। 10वें में सन। 11वें में वीनस। 11वें में वीनस। 12वें में मून। 12वें। कुंडली बना लिए आप लोग? विक्रम जी बताइए, इनके कुंडली में कितने राजयोग हैं, कितने धन योग हैं? दशा किसकी चल रही है आपकी? वीनस। वीनस में सैटर्न चल रहा है। वीनस में सैटर्न। वीनस की दशा चल रही है भैया, हम दशा की बात कर रहे हैं। आपकी नववांश पे अभी चर्चा नहीं करेंगे ना, नववांश आपके कुंडली के अंतर्गत कल मैनुअली बनाएंगे कि भाई नववांश कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आपकी कुंडली में देखिए कौन कौन से ग्रह जो हैं वो धन योग बना रहे हैं या राजयोग बना रहे हैं। विक्रम जी बताइए, माइक ऑन कीजिए अपना, बताइए। जी गुरु जी प्रणाम। आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ बताइए। राधे राधे। गुरु जी एक्चुअली ना अभी जो कुंडली बोली ना इन्होंने, मैं बना नहीं पाया, कुछ बच्चा थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा था, छोटा अच्छा अच्छा। भतीजा, इसकी वजह ठीक से है थोड़ा ठीक। ध्यान डाइवर्ट हो गया। ठीक है सॉरी। कोई नहीं। ठीक। तो इनके कुंडली में छठे का स्वामी माफ कीजिए, दूसरे का स्वामी, पांचवे का स्वामी, नौवे का स्वामी, 11वें का स्वामी। दूसरे का स्वामी कहाँ है? 11वें में गया 9th है। में। ठीक है। 11 में। तो एक एक मिला। दूसरा पांचवे 5वें का का स्वामी स्वामी पांचवे में फिफ्थ गया में। है या नहीं, यह योग नहीं बना नहीं रहा सर। है। ठीक है। ये अपने ये भाव नहीं में है। है सर या नहीं, यह योग नहीं बना रहा है। 11वें का स्वामी सर 9वें में है। 11वें का स्वामी जो है 9th नौवे में। में है, वो ही बना रहा है एक योग। दो योग आपके जो है वो धन योग के बन रहे हैं। और एक और योग आपका बन रहा है 11वां और 9वां का जो स्वामी है जो एक साथ बैठा है, बुध और मंगल। मंगल। ठीक है। तीन। उसके बाद परस्पर दृष्टि संबंध किसी की नहीं दिख रही है आपकी कुंडली में। तो ये तीन जो हैं वो धन योग आपकी कुंडली में बना रहे हैं। कौन कौन बना रहे हैं? बुध में बना रहे हैं, मंगल बना रहे हैं। बुध और मंगल, ये दो ग्रह प्रमुखता आपकी कुंडली में धन योग बना रहे हैं। अब वो सर गुरु की चाहे दृष्टि में पंचम दृष्टि। परस्पर दृष्टि संबंध हम लेते हैं। परस्पर दृष्टि नहीं है ना। ओके ओके परस्पर सर। एक दूसरे की दृष्टि नहीं जा रही है। ठीक है। ओके। तो ये दो ग्रह। अब देखिए राजयोग, केंद्र का और त्रिकोण का संबंध देखिए है इनके कुंडली में कहीं मिल रहा है आप लोगों को? केंद्र का और त्रिकोण का संबंध। 4th नहीं सर और सर। 9th हाउस। गुरु सर गुरु और शनि का। शुक्र गुरु और शनि शनि है का। ना। हाँ शुक्र और शनि।
सर शुक्र और शनि का धन योग बन रहा है ना इसमें। गुरु 9th के लॉर्ड है और शुक्र जो है वो धन योग नहीं है, राजयोग का निर्माण हो रहा है। हाँ, यह राजयोग का पंचम निर्माण, और लेकिन पंचम और सप्तम का अष्टम में है ना सर, और राजयोग बना रहा है ना सर। पंचम का और दसम का संबंध बन रहा है। पांचवें भाव का और 10वें भाव 11वें भाव का, पांचवें और 10वें का संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है? गुरु और शुक्र परस्पर दृष्टि संबंध जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, शुक्र कहाँ का एक और लॉर्ड है उसे देख लीजिए। सर वो है तीसरे के। 8वें के, शुक्र त्रिसराय यहाँ हो रहे तीसरे के। हैं, तीसरा है, तीसरे के हैं। तो यह संपूर्ण राजयोग बना रहा है। नहीं नहीं, सर। नहीं सर। अब इनके कुंडली को चंद्र कुंडली में डाइवर्ट कीजिए, इनके कुंडली को कर्क लग्न की कुंडली बना लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट सर। अब देखिए कितने धन्यो और कितने राजयोग इनके कुंडली के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहे हैं। आपके 8वें भाव में कौन? शनि और मंगल है। 8वें भाव में सैटर्न केतु। हाँ, सैटर्न और केतु। अच्छा, तो मून चार्ट में बन गया ना सेकंड लॉर्ड इन सर 11th हाउस। सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस, एक धन योग हो गया ना सर। सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस। ठीक है, और बताइए, और देखिए। मंगल, मंगल को थर्ड लॉर्ड इन 10th। नहीं नहीं, थर्ड नहीं लॉर्ड इन नहीं, उससे नहीं। नहीं देंगे ना। लॉर्ड देंगे, फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड इन 10th। सर ये एक, नहीं सेकेंड लॉर्ड बस एक ही बन रहा है सर, सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस। राजयोग देखिए, क्या राजयोग इनकी कुंडली में फॉर्म हो रहा है। राजयोग तो नहीं होता है सर। राजयोग तो नहीं दिख राजयोग रहा ये सर। बन गया 7th लॉर्ड इन 9th। कैसे नहीं बन रहा है राजयोग, बताइए। 7th लॉर्ड इन 9th बन रहा है ना। जिस राजयोग को हम लोग जो पीछे देख रहे थे, शुक्र और गुरु का, वो तो चंद्र कुंडली में भी लागू हो रहा है। गुरु शुक्र परस्पर दृष्टि संबंध में है। शुक्र जो है वो त्रिशराय इसमें भी हाँ, हो गए हैं। इसमें शुक्र भी तीसरा है। 11वें के स्वामी हो गए हैं, और गुरु जो है वो भी त्रिशराय हो गए हैं। तो इसके तीसरा, दोनों अंतर्गत तीसरा है। सिर्फ इनके कुंडली में सूर्य और आपके शुक्र, शुक्र और नहीं, गुरु ना सर। सूर्य और शुक्र। सूर्य कैसे है सर? 11th हाउस में है ना दो, और सूर्य सेकंड लॉर्ड इन 11th। सेकेंड लॉर्ड इन 11th। इन्हें सिर्फ पैसे देने वाले जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं और बुध हैं, और कोई नहीं। सूर्य और बुध। बुध, हाँ, बुध आपको वेल्थ दे सकते हैं और साथ में सूर्य आपको पैसे दे सकते हैं। अब वो बुध की महादशा एक, तो निकल गई है, अब सूर्य की बची है। अब अब सन वो की आनी है 29 के बाद। 29 के बाद पैसे आएंगे, पैसे आएंगे उसमें। निश्चित आएंगे। अंतर और कितने पैसे अंतरदशा में आएंगे भी वो आएंगे। नहीं, अंतरदशा की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा, महादशा में। महादशा की बात कर रहे हैं। सब में क्या अलग ठीक अलग है। रूल अप्लाई होते हैं, उससे ही काम करना है। और कल जो नववांश पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो नववांश में कुछ फिगर और आपको बेहतर मिलेगा देखने को। जैसे अभी चंद्र कुंडली तक चल रहे हैं और नववांश में जाएंगे तो कुछ कुछ चीजें और बेहतर हो जाएंगी। बताइए विक्रम जी।
कल इसी को नमाज पे गुरुजी आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन की कुंडली, तो उस पे तो गुरुजी केवल एक ही धनी होगा, मैंने आपको रिटर्न में बताया भी था। तो वो उनके पास इतना धन या फेमस, उसके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे हुआ? चंद्र कुंडली उनकी आपने देखी है? नहीं गुरुजी, चंद्र कुंडली नहीं देखी मैंने, सिर्फ लगन चार्ट से ही देखा था। चंद्र कुंडली देखिए उनकी, मैं बना रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये रही अमिताभ बच्चन जी की कुंडली, ठीक है। इसमें एक धनयोग बन रहा है। पहले उस धनयोग को देखते हैं, कहाँ वो धनयोग स्थापित हो रहा है, या राजयोग को नहीं, सिर्फ धनयोग को लेकर देखिए कहाँ बन रहा है। 12वें का स्वामी है, दूसरे का स्वामी, 5वें का स्वामी, 9वें का, 11वें का स्वामी। दूसरे का स्वामी कौन है? गुरु हैं, अकेले बैठे हैं। 5वें का स्वामी कौन है? बुद्ध हैं। वो किसके साथ बैठे हैं? शुक्र के साथ बैठे हैं, जो 9वें का भी स्वामी है। तो एक मिला धनयोग, कौन सा मिला? जो बुद्ध और शुक्र का संबंध है, ठीक है। और कोई धनयोग इनके इस कुंडली में फॉर्म नहीं होता। इसे चंद्र कुंडली में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए इनके कुंडली में कोई धनयोग मिला आप लोगों को? 9वें का स्वामी, 11वें का गुरु, 11वें का स्वामी और दूसरे का स्वामी एक साथ बैठे हैं, मंगल और सूर्य। हाँ सर। हाँ सर। 9वें के स्वामी और दूसरे के स्वामी और 11वें के स्वामी सब एक साथ बैठे हैं हाँ सर। चंद्र कुंडली से। तो हाँ सर। तो अभी जिस विषय पे बात, अभी नवांक फॉर्म नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हम अभी समझे उस पर थोड़ा समझिएगा। अभी हमने क्या कहा कि भाई यदि लग्न कुंडली में उसके योग नहीं है और चंद्र कुंडली नववांश कुंडली में है, तो शुरुआत उसका ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अंत बहुत शानदार होगा। हम्म। शुरुआत जो है वो अमिताभ बच्चन जी का अच्छा रहा या अच्छा नहीं रहा, वो आप लोगों को पता है। लेकिन अंत आज देखिए क्या है। हम ग्रहों की दशा की अंत की बात कर रहे हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा, नववांश, नववांश पे भी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा सिर्फ एक झलक लेते हैं नववांश का। इनके नववांश कुंडली में देखिए क्या योग बन रहे हैं, धन योग या राजयोग। अब आपको दिख जाएगा सब कुछ, पूरी जैसे वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए 5वें का लॉर्ड 9वें में गया, 5वें का लॉर्ड 9वें में गया, 9वें का और 11वें का लॉर्ड एक साथ बैठा है, बुध और शुक्र, बुध और सूर्य। ये दो क्या मिल गए हैं हमें? एक, दूसरा, दो योग। तीसरा देखिए 5वें का लॉर्ड जो है वो 9वें का लॉर्ड जो है वो 11वें में गया है, 3। अब इनके कुंडली में देखते हैं राजयोग।
राजयोग देखिए कौन कौन से ग्रह बना रहे हैं उसे नोट कर लीजिएगा। बुध बना रहा है, और कौन? सूर्य बना रहा है जो चंद्र कुंडली में भी हमें मिला, शनि बना रहा है, मंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये 4 ग्रह इनके कुंडली में एक साथ बैठे हैं, सूर्य बुध मंगल, सूर्य बुध मंगल, ये जो 4 ग्रह इनके कुंडली में बैठे हैं वो तो अच्छी स्थिति में है, 3 ग्रह ये मिल गया हमें। उसके बाद अब देखते हैं राजयोग, केंद्र का और त्रिकोण का संबंध कहीं इनके कुंडली में आपको मिल रहा है? चंद्रमा का और मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध, चंद्रमा नहीं, ये नहीं बनेगा, चंद्रमा भी वहीं के स्वामी, वो भी वहीं के स्वामी है। देखिए और कहीं आपको कुछ मिले। बुध और शनि पे फोकस डालिए, बुध और शनि का किसी ग्रह के साथ संबंध है जो राजयोग बना रहा है? नहीं। तो बात करते हैं राजयोग नहीं बन रहा है, तो इनके कुंडली में लग बुध, बताइए। लग्नेश और बुध नवमेश का युति संबंध है, ये भी तो हुआ ना, केंद्र और त्रिकोण राजयोग। शुक्र भी है ना साथ में गुरु जी, 12वें भाव में शुक्र शुक्र, प्लस बुध। लग्नेश और मतलब कि केंद्र हुआ ना लग्नेश, लग्न भाव, और 9वें भाव का मालिक हुआ बुध, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग ये भी हुआ गुरु। अभी हम नववांश पे बात कर रहे हैं, ना कि लग्न पे बात कर रहे हैं। नववांश में शुक्र कहाँ गया है? 8वें में गया है, तो 8वें में शुक्र है, तो शुक्र का संबंध किसी भी प्रकार किसी भी ग्रह से स्थापित नहीं हो रहा है। सर नवमास कौन सा लग्न से बनेगा सर, अमिताभ बच्चन? उस पे कल बात करेंगे, ओके। आज नहीं, वो बहुत लंबी स्टोरी है, उस हाँ पे नहीं, अभी अभी बात नहीं आप हो पाएगी। नवमास का तो बताए ना, वो सब दिमाग से आगे गया हो, इसीलिए पूछी। अच्छा अच्छा, ये वो देखिए ऊपर से नववांश गया कुंडली, पूरा। नववांश कुंडली ये रही है हमारे नववांश कुंडली, ठीक ओके है। ओके सर। तो बुध, सूर्य, शनि, ये बुध है, सूर्य है, शनि है और मंगल है जो प्रमुख योग बना रहे हैं। शनि को छोड़कर बुध और सूर्य और मंगल, ये 3 बहुत अच्छे योग इनके कुंडली में बना रहे हैं, राजयोग भी बना रहे हैं, धनयोग भी बना रहे हैं। तो इस स्थिति में इस जातक के इनके कुंडली में बुध की, सूर्य की और मंगल की दशा बहुत बेहतर जाएगी। केबीसी का कितना सीजन चला गया आप लोगों को पता है? केबीसी कब से चल रहा है? और 8-9 नहीं, साल तो हो ही होगा सर। उनके जीवन पे रिसर्च कीजिए, कब उनके पास कितना पैसा आया, कब उनके पास पैसा नहीं आया, वो ग्रह की जो दशा है वो आपको स्वयं बता रही है, ठीक है। ठीक है। बताइए जी, बताइए विक्रम जी, क्या बात है? गुरुजी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, एक्चुअली मेरी एज हो गई है 44, तो मेरी मैरिज नहीं हो पा रही। तो बहुत उपाय की, अगर जब आपको समय लगे, जब आपको उचित लगे, आप बताइएगा कुछ मेरी कुंडली के बारे में थोड़ा सा। अपनी डिटेल आप पर्सनली सेंड कीजिए हमें, ठीक है, देखते हैं उसको। जी गुरुजी, जी गुरुजी। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, शुभ रात्रि। राधे 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 सर। राधे सर।